अच्छा आ जाओ, हम लास्ट टॉपिक पे थे, इसके लास्ट फंक्शन पे, फाइनेंशियल मार्केट के लास्ट फंक्शन पे थे। उसका था रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। आप फटाफट लिखो इसके अंदर, फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड्स, फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड्स, फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, valuable information about securities, about securities being traded, about securities being traded in the market. It helps us to save time, comma, effort and money. ठीक है जी, बस इतना ही बहुत है इसके लिए। आ जाओ आगे चले इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। दूसरा टॉपिक आ गया तीसरा, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, देखो ऐसे बीच में लिख लो यहाँ पे, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट दो तरह से, एक प्राइमरी मार्केट लिखो, प्राइमरी मार्केट, और दूसरा कैपिटल मार्केट। एक प्राइमरी मार्केट और दूसरा कैपिटल मार्केट। जहां कैपिटल मार्केट लिखा है उसको ऑब्लिक करके लिख लो मनी मार्केट, उसे मनी मार्केट भी कहते हैं। या एक काम करो, रुको एक काम करो, क्या लिखा है आपने, कौन सा लिखा है, प्राइमरी और कैपिटल? नहीं, प्राइमरी के ऊपर ऑब्लिक करो, लिखो मनी मार्केट, प्राइमरी के ऊपर जहां प्राइमरी लिखा है उसको लिखो मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट नहीं नहीं, ये देखो जहां लिखा है ना टाइप्स ऑफ मार्केट, सुनो मेरी बात, टाइप्स ऑफ मार्केट के अंदर आपने यहां लिखा होगा प्राइमरी और यहां लिखा होगा कैपिटल। जहां प्राइमरी लिखा है उसके ऊपर लिख दो मनी मार्केट, या तो प्राइमरी बोल दो या तो मनी मार्केट बोल दो, और यहां कहते दो सिर्फ कैपिटल मार्केट। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसके बारे में, ये कौन सा मार्केट होता है और वो कौन सा मार्केट होता है। ठीक है जी, सबसे पहले मनी मार्केट, इसके बारे में पढ़ते हैं, ये कौन सा मार्केट है। तो लिखो, मनी मार्केट इज अ मार्केट, मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स, means for use for a period of up to 1 year. यानी जब हमें एक साल तक के लिए पैसा चाहिए होता है या एक साल से कम तक के लिए पैसा चाहिए होता है, तो वी हैव टू गो एंड कलेक्ट द मनी फ्रॉम मनी मार्केट, जहां पे एक साल तक के लिए पैसा मिल जाता है और मालूम है शॉर्ट टर्म के लिए। और शॉर्ट टर्म के लिए जो पैसा हम इकट्ठा करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, बोलो, ये जो शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लेते हैं इसे हम क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल। लिखो आगे इसी में, लिखो, जनरली मनी मार्केट is the source of finance for working capital. इसी में आगे लिखो, मनी मार्केट इंक्लूड लैंडिंग एंड बोरिंग ऑफ मनी,
for a short period. For a short period. आगे लिखो and sale and purchase of securities having a term of 1 year. Having a term of 1 year. Having a term of 1 year. ठीक है जी, यानी ऐसे शेयर्स या डिवेंचर्स जिनकी 1 साल की टर्म हो, 1 साल से ज्यादा नहीं, वो यहाँ पे बेचे जाते हैं और खरीदे जाते हैं. फाइन. यहाँ पे मनी मार्केट के अंदर यानी कोई भी पैसा जो हमें 1 साल के लिए चाहिए फॉर 1 ईयर, वो कहाँ पे जाएंगे हम? मनी मार्केट. शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के लिए मनी मार्केट होते हैं. फाइन. आगे लिखो इसी के अंदर फीचर्स ऑफ मनी मार्केट. फीचर्स ऑफ मनी मार्केट. सबसे पहला फीचर तो यही है दैट मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फाइनेंस. सबसे पहला फीचर तो यही है मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फाइनेंस. हिल रही है मस्त होगी. पहला फीचर. दूसरा फीचर, मनी मार्केट हैज नो फिजिकल लोकेशन. हैज नो फिजिकल लोकेशन. सुनो, मनी मार्केट में ज्यादातर काम टेलीफोन के ऊपर होता है या इंटरनेट के थ्रू होता है. इनके कोई पक्के ऑफिस नहीं होते. शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के ज्यादा पक्के ऑफिस नहीं होते. ठीक है जी. अरे मतलब फोन पे काम कर लेते हैं, फोन के ऊपर या टेलीफोन इसके ऊपर, इंटरनेट के ऊपर. आपको पैसे की आज जरूरत है, आपने अप्लाई किया, आपका लोन हो गया. भाई इसका कोई पक्का ऑफिस नहीं है. देयर इज नो फिजिकल लोकेशन. कोई ऐसा नहीं कि यहाँ पे ऐसा कोई शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग दफ्तर खुला है जहां जाके आप शॉर्ट टर्म फाइनेंस करवा सकते हो. आजकल फोन पे बहुत सारी कॉल्स आती हैं. अगर आपको 50,000 की जरूरत है, 1 लाख की जरूरत है, 2 महीने के लिए, 3, देखा आपने कॉल्स आ रही हैं आजकल. है पैसा बाजार.com से. हाँ, पैसा बाजार.com बड़ा अच्छा एग्जाम्पल हो गया है. नहीं, LIC तो ऑफिस है. पैसा बाजार.com, यस, इसका बड़ा सही एग्जाम्पल दिया. अभी पैसा बाजार.com या पॉलिसी बाजार, आपने सुना है पॉलिसी बाजार? कोई ऑफिस है उनका? कोई किसने देखा ऑफिस क्या होता है? मैक्सिमम सारा काम किस पे होता है? फोन पे और इंटरनेट. आपने यहां से अप्लाई किया और आपकी वहां से पॉलिसी बन के आ गई. ना वो आपसे मिले ना वो आप उनसे मिले. या बट अमेजोन इज नॉट अ मनी मार्केट. अमेजोन मनी मार्केट नहीं है ना, है ना. अमेजोन जो है मनी मार्केट नहीं. ठीक है, चलो आगे लिखो. तीसरा लिखो, the major participants of money market are RBI, वहां भी हो सकता है आपका काम हो जाए, कॉमर्शियल बैंक्स. आपने क्या बोला था, वो कौन सा दफ्तर? LIC, वो भी लिख डालो. LIC एंड ETC. LIC एंड ETC सब लिख दो. ठीक है जी. फाइन. मनी मार्केट के लिए कोई पक्का दफ्तर नहीं है. ये सारे दफ्तरों में, सारे बैंकों के अंदर कोई ना कोई ऐसी स्कीम होती है जहां पे आपको शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग की जाती है. ठीक है जी. आगे लिखो एक और, द कॉमन इंस्ट्रूमेंट of money market are the common instrument of money market are call money. हम इनके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में. कॉल मनी, ट्रेजरी बिल्स,
TREASURY, ट्रेजरी बिल्स, या फिर कमर्शियल बिल्स, फिर कमर्शियल पेपर, फिर CD, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ETC। ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो मनी मार्केट के अंदर यूज किए जाते हैं फॉर शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। अब ये इंस्ट्रूमेंट्स सब पढ़ेंगे हम एक एक करके। ये इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, इनको कैसे यूज किया जाता है, हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो मतलब जिनके थ्रू पैसा दिया जाता है और लिया जाता है मीडियम कह सकते हैं, या इंस्ट्रूमेंट्स मतलब जिनके थ्रू पैसा दिया जाता है या पैसा लिया जाता है मनी मार्केट के अंदर फॉर शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। ये 5 तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इनको कौन यूज करता है, कैसे यूज करता है, कितना पैसा मिलता है, कितने टाइम के लिए मिलता है, वो सब बातें इसमें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला नेक्स्ट टॉपिक लिखो, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट। द नेक्स्ट टॉपिक इज इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट। सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट क्या लिखवाया मैंने आपको, कॉल मनी। लिखो कॉल मनी। तुमरे काज सवारे सात गुर से वीडियो चलेगी। क्यों? चलो आ जाओ। सबसे पहले कॉल मनी, तो लिखो कॉल मनी के अंदर, हेलो बस इसको बंद कर दो, छोड़ दो, इतनी गर्मी हो रही पहले। लिखो कॉल मनी इज, लिखो कॉल मनी, इसको पॉइंट्स में लिखेंगे, याद करना आसान रहेगा। कॉल मनी इज अ शॉर्ट टर्म फाइनेंस is short term finance repayable on demand, repayable on demand with a maturity period of 1 day to 15 days, या 1 day to 15 days। बड़ा इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन करना, ये चीज आएगी आपको केस स्टडी में। 1 day to 15 days यूज फॉर इंटर बैंक ट्रांजेक्शंस। यूज्ड फॉर इंटर बैंक ट्रांजेक्शंस। अब देखो मेरी बात समझना, कॉल मनी क्या होती है, जब दो बैंक एक दूसरे से पैसा उधार लेते हैं 1 दिन से लेकर 15 दिन तक के लिए। सर बैंक एक दूसरे से पैसा उधार लेते क्यों है? सर थोड़ा कारण ये है, इंटर बैंक मतलब 2 बैंकों के बीच में जब ट्रांजेक्शन्स होती हैं जिसमें पैसा दिया जाता है या पैसा लिया जाता है 1 दिन से लेकर 15 दिन तक के लिए, उसे बोला जाता है कॉल मनी। ये लिखा है, हमने समझ में आ गई। लेकिन कारण ये है, समझना ये है कि एक बैंक दूसरे बैंक से पैसा उधार लेता ही क्यों है? बहुत सारी बातें होती हैं। एक बैंक दूसरे बैंक से पैसा क्यों लेता है, इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। एक सबसे बड़ा कारण होता है CRR, कैश रिजर्व रेशियो। आपने पढ़ा उसके बारे में? वो पैसा जो एक कमर्शियल बैंक को हर हालत में अपने पास, उसकी कुछ परसेंटेज और कुछ परसेंटेज RBI के पास हर हालत में रखनी होती है, दैट इज कॉल्ड CRR। फाइन, हर बैंक को रखनी होती है, किसी को छूट नहीं मिलती उससे, किसी को उससे छूट नहीं मिलती। उसके टोटल डिपॉजिट का इतने परसेंट CRR बैंक के पास रखना होता है, उसमें से 20% बैंक अपने पास और बाकी RBI के पास रखता है, ऐसा रूल होता है। ठीक है जी।
देखो टाइम टू टाइम जो आरबीआई है वो CRR रेशो में चेंज कर देता है। अगर CRR रेशो बढ़ा दी जाए, वो बढ़ाई जाती है 0.2, 0.1, 0.3, 0.4 और मैक्सिमम 0.5 तक। मैक्सिमम 0.5 तक इधर उधर बढ़ाई जाती है। अगर CRR रेशो आरबीआई बढ़ा देता है तो बैंक को अब रिजर्व रखने के लिए ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है और बैंक को वो पैसा 24 घंटे के अंदर अरेंज करना होता है, नहीं तो उसका लाइसेंस गया। समझ गया मेरी बात? मान लो आपका CRR आरबीआई के पास 20 करोड़ रुपए का था और आप एक बैंक हो, जो था उसने तय कर रखा था, पहले से एग्रीड था, ठीक है जी, और आज सिर्फ 0.5% से वो बढ़ा दिया गया, सिर्फ 0.5% से। अब ये सोचो, एज्यूम एग्जाम्पल के लिए, हम कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए सोचो कि आपको आज अचानक 2 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ गई और आप एक बैंक हो और आज शाम से पहले पहले वो पैसा आरबीआई में जमा कराना जरूरी है क्योंकि रेशो बढ़ा दी ना। अभी आज शाम से पहले पहले पैसा लेके पहुंचना जरूरी है और आपके पास कोई ऐसा कस्टमर नहीं है राइट नाउ जो 2 करोड़ रुपए का कैश लेके आ जाए, नहीं है ना। तो फिर पता है बैंक क्या करता है? बैंक, एक कमर्शियल बैंक दूसरे कमर्शियल बैंक को कॉल करता है, अरे भैया मेरी जिंदगी बचा ले, मैं फंसा हुआ हूं। बोले कैसे? यार 2 करोड़ रुपए का भी इंतजाम कर दे, सिर्फ 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए मैक्सिमम। जैसे हमारे कस्टमर्स के पैसे आएंगे हम आपके पैसे दे देंगे। फ्री में नहीं होता ये काम भी, इसके ऊपर भी इंटरेस्ट दिया जाता है। एक बैंक दूसरे बैंक को कॉल करता है, इसलिए इसको कॉल मनी कहते हैं। फोन पे कॉल करता है, क्या बोलता है? मेरी लाइफ बचा दो नहीं तो हमारा बैंक बंद हो जाएगा। और बैंक एक दूसरे की हेल्प करते हैं, चाहे कोई भी बैंक हो। ये नहीं कि पीएनबी की करेगा, पीएनबी एसबीआई की, एसबीआई दूसरे बैंक की, एक दूसरे की हेल्प करते हैं क्योंकि सब बाजार में बैठे हैं, ठीक है। फिर वो क्या करेगा? 2 करोड़ रुपए जाके वो एसबीआई वाला पीएनबी वाले को दे देगा। हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये हम एज्यूम कर रहे हैं, नाम भी एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है जी। कोई किसी को दे सकता है और वो जाके वहां पे जमा करा देगा किसमें? CRR में रेशो बढ़ गई, बच गए दोनों बैंक। जिसके पास सरप्लस था उसने दे दिया, जिसको चाहिए था उसने ले लिया। लेकिन कैसे? थ्रू कॉल मनी। मैक्सिमम कितने दिन के लिए? मैक्सिमम 15 दिन, 1 से लेके 15 दिन मैक्सिमम। इसके ज्यादा ये उधार नहीं चलता। और कौन लेता है आपस में? 2 बैंक। कौन से 2 बैंक? कमर्शियल बैंक। 90% उसके पीछे का रीजन होता है CRR, 90%। या कभी कभी मान लो बैंक में ऐसा कोई कस्टमर आ गया जिसके खाते के अंदर 5-7 करोड़ रुपया है। कोई गरीब कस्टमर हो सकता है जिसके खाते में 5-7 करोड़ रुपया दिख रहा है और वो कस्टमर बैंक के पास जाके बोल देता है, हाँ भाई मुझे अभी डाउन पेमेंट में 4 करोड़ रुपए की पेमेंट करनी है। हो सकता है ऐसे कस्टमर दिखते नहीं है, कैसे दिखते हैं, तो हो भी सकते हैं। बोले अभी अभी मुझे 4 करोड़ की पेमेंट करनी है, मैंने घर खरीदा है। आप समझ रहे? 4 करोड़ की पेमेंट करनी है, वो जो मैंने घर भी परचेज किया और बैंक के पास पैसा नहीं है, अवेलेबल नहीं है ना, बैंक के पास वो पैसा अवेलेबल नहीं है, तो बैंक क्या करता है? दूसरे बैंक से कॉल मनी के लिए 1 या 2 दिन के लिए पैसा ले लेता है। लेकिन 99% जो रीजन होता है पैसे लेने का वो होता है CRR। क्या होता है रीजन? CRR। तो लिख लो इसके आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में या नेक्स्ट पॉइंट के अंदर, commercial banks have to maintain a minimum cash balance known as CRR, whenever RBI changes the CRR, then commercial bank have to deposit more money, have to keep more money as reserve.
हैव टू कीप मोर मनी एज रिजर्व। अगले पॉइंट में आ जाओ। द बैंक who is in need of money, the bank who is in need of money will call that bank who is in surplus of money. The bank who is in need of money will call the bank who is in surplus of money. And that money is called call money. And the money borrowed by that bank is called call money. And that money is called? And that money borrowed by the bank is called call money. मैंने जानबूझकर आपको एग्जाम्पल डाल दिया बीच में, ये सारा के सारा कि कॉल मनी मांगते क्यों है, ठीक है जी। फिर लिखो नेक्स्ट लाइन में, द इंटरेस्ट पेड ऑन कॉल मनी इज कॉल्ड कॉल रेट। द इंटरेस्ट पेड ऑन कॉल मनी इज कॉल्ड कॉल रेट। CALL कॉल रेट, RATE। लिखो दिस रेट फ्लक्चुएट फ्रॉम डे टू डे। एंड सम टाइम ओवर टू ओवर, एक घंटे से घंटे में भी। ठीक है जी। कभी कभी एक घंटे के लिए भी उधार लिया जाता है, शॉर्ट पीरियड के लिए भी। कभी कभी एक दिन के लिए उधार लिया जाता है, कभी कभी 5 घंटों के लिए, कभी कभी 10 दिन के लिए, लेकिन मैक्सिमम 15 दिन के लिए। डिपेंड करता है जो रेट जो है उस पर तय करेगा जितने टाइम के लिए उधार लिया जाएगा। बहुत फ्लक्चुएटिंग होता है, मतलब इसका फिक्स रेट नहीं होता। ये बैंक डिपॉजिट नहीं है, ये फिक्स डिपॉजिट नहीं है, ये लोन नहीं है। ये शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग का सबसे आसान तरीका है दो बैंकों के बीच में, जहां पे 1 घंटे से लेंगे 15 दिन तक के लिए उधार चलता है और हर एक टाइम पे अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है, जिसे बोलते हैं कॉल रेट। डिपेंड करता है कि आप कितनी मुश्किल में फंसे हो और आपको कितनी जरूरत है पैसे की। अगर सामने बैंक को ये लगता है कि ये बैंक अभी गया और गया, बस उस वक्त पे फिर मरते के ऊपर इंसान जो होता है ज्यादा वो जोर डाल देता है, फिर ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाएगा। पता है कि अगर मैंने पैसा नहीं दिया तो बैंक डूब जाएगा। ऐसे टाइम पे इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो जाएगा, है ना। डिपेंड करता है सिचुएशन कैसी है और कितने टाइम के लिए चाहिए। तो बहुत फ्लक्चुएटिंग रेट है, फिक्स रेट नहीं होता। ये पहला इंस्ट्रूमेंट था। कौन सा इंस्ट्रूमेंट था? आ जाओ दूसरा। चलो दूसरा इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास ट्रेजरी बिल। देखो ट्रेजरी बिल ये क्या होते हैं। देखो ट्रेजरी बिल्स आर इशूड बाय RBI। RBI ब्रैकेट लगा के लिखो, ब्रैकेट में इन द फॉर्म ऑफ प्रोमिसरी नोट। In the form of promissory note, bracket बंद, on behalf of central government, to meet its short-term fund requirement. To meet its short-term funds requirement. नेक्स्ट पॉइंट में आ जाओ। It has
a maturity period of less than 1 year. Less than 1 year. These bills are sold to banks or general public. Sold to bank और टू जनरल पब्लिक. ठीक है जी. आगे लिखो नेक्स्ट में. These bills are negotiable instrument. इंस्ट्रूमेंट. अब बहुत इंपॉर्टेंट बात आगे लिखो. टीबी आर आल्सो कॉल्ड जीरो कूपन बॉन्ड्स. Zero coupon bond. It means they are issued at discount. मालूम है जीरो कूपन बॉन्ड क्या होते हैं? आपने पढ़ा था और ये पेपर में आता है, अकाउंट्स के पेपर में भी, और इसकी केस स्टडी में भी आता है. पकड़ना समझता हूँ. मेरी बात सुनो इधर. जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब होता है जिसपे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता. देयर इज नो इंटरेस्ट हैज बीन पेड ऑन दीज बॉन्ड्स. अरे मेरी बात सुनो इधर. बॉन्ड, जब हम डिवेंचर की बात करते हैं, डिवेंचर्स उस पर लिखा होता है 9% डिवेंचर्स या 8% डिवेंचर्स. जब हम प्रेफरेंस शेयर्स की बात करते हैं जो कि आम पब्लिक खरीदती है, तो उसको भी लिखा होता है 6% या 8% या 10%. प्रेफरेंस शेयर में डिविडेंड मिलता है, डिवेंचर पे इंटरेस्ट मिलता है. लेकिन जीरो कूपन बॉन्ड क्या होते हैं? मैंने आपको वहां पे समझाया था, आप सब भूल गए हो. जिसपे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, दे आर कॉल्ड जीरो कूपन बॉन्ड. तो सर फिर लोग इनको परचेज क्यों करते हैं? पागल है लोग? नहीं, इनको डिस्काउंट पे इशू किया जाता है. मैंने आपको उस चैप्टर में भी समझाया था कि मान लो आप 2 लाख रुपए के बॉन्ड खरीदना चाहते हो. कितने के? 2 लाख रुपए के. आपको 3 महीने के बॉन्ड परचेज करने हैं जिसमें आपको 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं. मालूम है आपको क्या किया जाएगा? आपको 2 लाख के ही बॉन्ड दिए जाएंगे. ये देखो, ये है एक बॉन्ड जिसपे लिखा है 2 लाख, और ये सबसे सेफ है, सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट, सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है ये. क्यों? इसमें आपका पैसा पहले आपके पास आ गया जो आपने कमाना था. प्रिंसिपल अमाउंट तो बाद में आएगा. ये सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट होती है क्योंकि इसमें आरबीआई इन्वॉल्व है. ये आरबीआई इशू करता है एज अ प्रॉमिसरी नोट. प्रॉमिसरी नोट का मतलब होता है आई प्रॉमिस टू पे द बियर दिस मच अमाउंट. दैट इज कॉल्ड प्रॉमिसरी नोट. वेयर आरबीआई इज प्रॉमिसिंग टू पे द वन हु इज होल्डिंग दिस ट्रेजरी बिल्स ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. आप मेरी बात समझे? आरबीआई एक प्रॉमिस करता है उस आदमी से जो इस बॉन्ड को परचेज करेगा. ये बॉन्ड कितने का है? 1 साल से कम है ना, 365 दिन से कम. यानी इसकी उम्र होती है, मैक्सिमम उम्र इसकी होती है 14 दिन से लेके 364 दिन. ये इसकी उम्र होती है ट्रेजरी बिल की. 365 नहीं हो सकती क्योंकि साल खत्म हो जाएगा. 14 दिन से लेकर 364 दिन की उम्र होती है इसकी. 14 से कम नहीं और 364 से ज्यादा नहीं. ये इसकी उम्र होती है ट्रेजरी बिल की. अब इन्हें जीरो कूपन बॉन्ड क्यों कहते हैं, मैं वो आपको समझाना चाहता हूं. एक बार आपकी अकाउंट्स की किताब में भी था और यहां भी है. मान लो आपके पास 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप. आपने 2 लाख रुपए के बॉन्ड परचेज किए. उन्होंने आपको बॉन्ड दे दिया, उस पर लिखा है 2 लाख. लेकिन आपको पैसा इन्वेस्ट करना है ना, यू हैव टू गो एंड इन्वेस्ट द मनी. तो जब आप पैसा जमा करने जाओगे तो मतलब आप कितना जमा कराओगे? ये आपने डिपॉजिट करवाया बैंक के अंदर. मान लो आपने 3 महीने के लिए बॉन्ड परचेज किए. कितने लाख के? 2 लाख. कितने महीने के लिए? 3. हम ऐसे टाइम ले रहे हैं 3 महीने, 1 साल तक के हो सकते हैं मैक्सिमम. आपने 3 महीने के लिए बॉन्ड लिए 2 लाख रुपए. आपने आज कितना जमा कराया?
1,90,000 आज बैंक में, और आपको 3 महीने के बाद कितना मिलेगा? कितना कमा लिया आपने? दैट इज कॉल्ड जीरो कूपन बॉन्ड। आई बात समझ में? इसे क्या बोलते हैं? जीरो कूपन बॉन्ड। यानी आपने पहले ही 10,000 कम जमा करवाया और आपको उन्होंने बॉन्ड कितने के दे दिए? 2 लाख रुपए। आपको मालिक बना दिया 2 लाख का, लेकिन आपने आज ही 10,000 रुपए से कम जमा कराया। बाकियों में क्या होता है? बैंक के एफडी में क्या फर्क होता है? अगर आप बैंक में एफडी कराने जाओगे तो बैंक क्या करेगा? ये तो हो गया जीरो कूपन बॉन्ड। फर्क समझो, इन्हें क्या बोलते हैं? जीरो कूपन बॉन्ड। बैंक में उसमें क्या फर्क है? अगर आप बैंक में जाके एफडी कराओगे तो क्या होता है? मान लो आपको 2 लाख की एफडी करवानी है, तो आप क्या करोगे? जमा कितना कराओगे? 2 लाख। और बैंक उसके ऊपर आजकल तो क्या बहुत कम इंटरेस्ट रेट है, मान लो 5% पर एनम का रेट चल रहा है, मान लो 5% पर एनम का रेट है, तो बैंक उसके ऊपर कितना पैसा लगाएगा? 10,000। और जब बैंक की मैच्योरिटी आएगी 1 साल के बाद, आपको कितना पैसा मिलेगा? यहां भी आपने कितना कमाया? कितने साल के बाद? और यहां भी आपने कितना कमाया? मान लो ये भी 3 महीने का, मान लो ये भी 3 महीने का, ताकि साल का चक्कर छोड़ दो। ठीक है, यहां भी आपने इतना ही कमाया, यहां भी आपने इतना कमाया। यहां पैसा आपने पहले ही कमा लिया, क्योंकि आपने जमा कितना कराया? 1,90,000। आपको मिलेगा कितना? यहां जमा कितना कराया? आपको मिलेगा कितना? इसको बात को समझना। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ फिक्स्ड डिपॉजिट एंड अ जीरो कूपन बॉन्ड, एंड दैट इज द सेम डिफरेंस बिटवीन द जीरो कूपन बॉन्ड एंड द डिबेंचर्स। उनमें भी सेम डिफरेंस है। पहले आप डिबेंचर्स बाय करते हो, फिर आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। यही होता है ना, वहां पे आप डिस्काउंट में नहीं बाय करते, डिबेंचर्स बाय करते हो, उस पर डिस्काउंट मिलता है, बाद में क्या? इंटरेस्ट। ये सिर्फ अलग चीज है जीरो कूपन बॉन्ड, जिसमें इंटरेस्ट नहीं होता या कुछ मेंशन नहीं होता हाउ मच इंटरेस्ट यू आर गोइंग टू गेट। व्हेन यू आर पेइंग द मनी यू पे लेस, एंड वट एवर यू हैव पेड लेस इज योर इनकम। आई पर समझ में? जितना आपने कम जमा करवाया उतना ही आप 2 लाख के बॉन्ड जरूर मिले हैं आपको, लेकिन आपने जमा 1,90,000 कराया, 10,000 आपने पहले कमा लिया। यही आपका इंटरेस्ट है। आपको पहले से पता होता है आपने कितना कमा लिया। ये अच्छा होता है इसके अंदर। और आजकल इसी स्कीम पे जो स्कीम चल रही है, इसी के ऊपर चलती है, उसको बोलते हैं आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट। आजकल ये बहुत फेमस हो रखी है। दैट इज आल्सो टाइप ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड। आरडी की स्कीम आजकल बहुत फेमस है, जो चल रही है पोस्ट ऑफिस के अंदर। पहले से ही काट के जमा करवाओ और उसके बाद क्या बोलते हैं, पैसा ले जाओ। आरडी स्कीम चल रही है, वो इसी के बेस पे चल रही है, जीरो कूपन बॉन्ड के बेस पे। कभी जाया करो पोस्ट ऑफिस, कभी जाया करो बैंक, इंस्टेड ऑफ यहां वहां घूमने के। कभी कभी आपको जाना चाहिए। आप 1,000 रुपए के पोस्ट ऑफिस में जाके आरडी करवा सकते हो। आरडी 1,000 पर मंथ के हिसाब से। आप किसान विकास पत्र ले सकते हो 500 रुपए से ज्यादा, 500 रुपए सिर्फ 500 रुपीज, है ना, वो ले सकते हो। 10 साल में 1,000 बन जाएगा डबल होके। ऐसे छोटे छोटे काम करने से क्या होगा मालूम? आपकी नॉलेज गेन होती है। इनमें पैसा नहीं कमाना भी आपका टारगेट है, अभी आपका टारगेट है नॉलेज गेन करना। वेन यू गो टू पोस्ट ऑफिस जाओगे डैडी के साथ या मम्मी के साथ, वहां बाहर बहुत सारे एजेंट बैठे होते हैं, उनसे मिलोगे, वो आपको बहुत सारी स्कीम समझाएंगे। फिर आप उनमें से एक स्कीम चूज करोगे, इसमें पैसा थोड़ा 500, 1,000, ज्यादा नहीं, 500 to 1,000, है कि नहीं? और कैसे सर पैसा कहां से अरे ट्यूशन पढ़ाओ छोटे बच्चों को, वहां से पैसा इकट्ठा करो, है? हाँ, छोटे छोटे बच्चों की हेल्प करो ट्यूशन पढ़ाने में। 5वीं क्लास के बच्चों को, 6th क्लास के बच्चों को, 7th क्लास के बच्चों को, 8th क्लास तक के बच्चों को मैथ्स पढ़ाओ। इससे आपकी मैथ्स की भी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपके कुछ पैसे भी बनेंगे और आपका टाइम भी पास हो जाएगा। खासकर वो बच्चे जो सिर्फ नॉर्मल बीकॉम करने वाले हैं या नॉर्मल पढ़ाई करने वाले हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट पॉइंट होता है कि वो 1 घंटे की ट्यूशन लेनी स्टार्ट करते हैं अपने जहां भी वो रहते हैं। लेकिन ईमानदारी के साथ पढ़ाना। वो दीदियां मत बन जाना जो दूसरी दीदियां होती हैं, जो साथ में सिलाई कढ़ाई करती रहती है और यहाँ ट्यूशन चलती रहती है, वो वाला काम नहीं करना। ईमानदारी के साथ पढ़ाओ, मेहनत के साथ पढ़ाओ, उस पैसे को कमाओ। महीने का 10,000 रुपये आराम से आप कमा सकते हो। हमारे सामने घर में कमा रही है 11,000, कभी कभी 12 भी। 10,000 रुपये महीने का कमाती है, 5,000 के हो जाके किसान विकास पत्र लेती है। 3 ले चुकी है अभी तक, इस साल में भी स्टार्ट की ट्यूशन। आप भी ये काम कर सकते हो, है ना? आप भी, इससे आपको इन्वेस्टमेंट की वो जगेगी आपके अंदर, आपको और भी कुछ सीखने को मिलेगा और भी बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। आप भी अच्छे समझ पाओगे कि एक्चुअली में चीजें हैं क्या, जिनके बारे में फिजिकली अकाउंट्स, कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लाइव आप देख सकते हो, जो आप पढ़ रहे हो। ये चीज आप जाके खुद देख सकते हो।
आप जीरो कूपन बॉन्ड तो नहीं बाय कर सकते, ट्रेजरी बिल नहीं बाय कर सकते, क्योंकि वो 25,000 से नीचे के बाय नहीं होते। ये कम से कम 25,000 के होते हैं, जिसे हम कहते हैं क्या, ट्रेजरी बिल्स। लेकिन और बहुत सारी चीजें इसकी जैसी हैं, जैसे कि ये आरडी, यू कैन डू इट फॉर 500 रुपीज ओनली। किसान विकास पत्र, यू कैन डू इट फॉर ओनली 500 रुपीज। एक बार किसान विकास पत्र तो किसान के लिए होगा ना? नहीं, सबके लिए होता है। एक बार आपने 500 रुपए डाल दिए, किसान 10 साल के लिए भूल के 10 साल में डबल हो गए। और सोच के देखो, अगर आप हर महीने 1,000 रुपए डालते जाओ उसके अंदर, और वो हर 10 साल में 2,000 बनता जाए, और आप एक साल के अंदर अगर 24,000 रुपए डाल देते हो, तो 24 का डबल कितना हुआ, 48। और मान लो ऐसा आपने 40 ईयर्स की एज तक किया, मानो सिर्फ इतना 1,000, सोच के देखो आपकी एज आज कितनी है। और ऐसा आपने 40 ईयर्स की एज तक किया, 40 ईयर्स की एज तक, तो सोच के देखो आपके पास अभी कितने साल और बाकी हैं। हाँ, डबल हो जाता है। सर अगर हम इस साल 1,000 डालते हैं तो वो 10 साल बाद हर साल नहीं बेटे, हर महीने 10 साल बाद 2,000 हो जाएगा 10 साल बाद 10 साल बाद। लेकिन आप अभी मत देखो 10 साल, क्योंकि आपकी उम्र देखो आगे आप, अगर एवरेज एज भी 60-65 लेके चलो, तो जब आप रिटायर होगे ना, वो 1,000 जो आप हर महीने डालोगे, वो आपको कम से कम भी 3 से 4 करोड़ रुपया कमा देंगे, और आपको पता नहीं लगेगा पैसा गया क्या और कमाया कैसे। आपको मालूम नहीं पैसा कैसे बनता है। मनी मेक्स मनी। सिर्फ यही तो मैं कहता हूँ, ये फालतू के गंदे गाने, पंजाबी गाने, हिंदी गाने सुनने से बेटर, सच कह रहा हूँ, इनमें दिमाग मत लगाया करो। इन्वेस्टमेंट प्लान्स के बारे में बात किया करो, थिंक अबाउट इन्वेस्टमेंट्स। मम्मी को भी समझाया करो, 1,000 रुपये महीने का जमा करने में कुछ नहीं जाएगा, लेकिन इट विल गिव अ वेरी बिग रिवॉर्ड। और मैं 1,000 क्यों बोल रहा हूँ, जब तक आपकी नौकरी नहीं लगेगी। जिस दिन आप जॉब पे लग जाओगे थोड़ी 1,000 जमा करवाओगे, फिर तो कम से कम महीने का 15,000 से 20,000 जमा करवाओ, ठीक है नहीं। चलो यहीं पे बंद करेंगे, आगे कल। सर पानी है क्या उसमें? बिल्कुल ताजा आज ही है।